उसने इज़ा को शहीर की सालगिरह के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि सुबह होते ही वो अम्मारा को अपने साथ लेकर जा चुका था उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो शाम को घर वापस आया तो इज़ा कहीं भी नहीं थी। ज़ीनत बीबी से पूछने पर पता चला कि उसके मना करने के बावजूद भी वो अपने भाई से मिलने के लिए वहाँ जा चुकी है। इतना तो वो समझ सकता था कि वो अपने भाइयों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन फ़िलहाल उसका उन लोगों से मिलना ठीक नहीं था। बस थोड़े अरसे के लिए वो उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना चाहता था, और ये बात आज वो इज़ा पर भी ज़ाहिर करना चाहता था। अब बेशक उसे इज़ा पर सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। उसे बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई थी तो अचानक उसने झांक कर देखा। ज़रान इज़ा को छोड़ने के लिए आया था। वो उसे अंदर आने का कह रही थी। वो अंदर आ रही थी जबकि वो ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो एक खुशगवार दिन गुजार कर आई थी। उसने ज़रान को बहुत कहा अंदर आए, लेकिन ज़रान अंदर नहीं आया था। और आज सारा दिन उन लोगों ने दामियार के बारे में कोई बात नहीं की थी। शायद उन लोगों के लिए दामियार कोई अहमियत नहीं रखता था, इसलिए उन्होंने उसका जिक्र करके अपना दिन खराब नहीं किया था। लेकिन वो उन्हें क्या बता दे कि अब दामियार उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम था। सो उसने तो लौट कर यहीं ही आना था ना। अभी उसने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि अचानक किसी ने खींचकर उसे कमरे के अंदर किया और दीवार के साथ लगाते सुर्ख आंखें लिए उसे घूरने लगा। किसकी इजाज़त से घर के बाहर कदम रखा तुमने? वो एक झटके से उसे दीवार के साथ लगाता इंतहाई गुस्से से घुराया। मैं अपने भाई के पास गई थी, किसी गैर के पास नहीं। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं मेरे साथ? उसकी स्याह काली आंखें उस वक्त गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो चुकी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने खड़ी लड़की को जान से मार डाले, जबकि उसका ऐसा अंदाज इज़ा को डरा रहा था। वो मज़ीद उसके करीब हुई। हटें, पीछे हटें दामियार। वो उसके इतने नज़दीक खड़ा था कि उसके बदन से उठती कैलून की दिलफरेब खुशबू उसकी सांसें बंद होने को थी। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर रही थी, जबकि वो उसके मज़ीद करीब हो रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो उससे दूर ही नहीं हट पा रहा था। क्यों पीछे हटूं? हाँ, अब तो तुम्हारे सारे जुमला हकूक़ मैं अपने नाम करवा चुका हूँ, बल्कि अब तो तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से पर अपने नाम की मोहर लगा चुका हूँ। अब तो तुम्हें इस तरह की बातें करने से पहले 1000 दफ़ा सोचना चाहिए, बल्कि अब तो तुम्हें अपने जिस्म से भी मेरी खुशबू आती होगी। वो इंतहाई बेबाक अंदाज में उसके सुर्ख होते चेहरे पर निगाहें जमाए खड़ा था। दामियार शाह प्लीज़। वो उसके सीने पर हाथ रखती उसे खुद से दूर करने लगी, जब अगले ही लम्हे वो उसे दीवार से पिन कर चुका हुआ था। आज के बाद मेरी इजाज़त के बगैर तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आना चाहिए, और मेरी इजाज़त के बगैर अगर तुमने घर से बाहर कदम रखा ना, टांगें तोड़ दूंगा, बल्कि हमेशा के लिए कॉट पर बिठा दूंगा तुम्हें, इस बिस्तर पर। वो धमकी देते हुए बोला। अंदाज इतना जारिहाना था कि उसके हाथों में मौजूद सुर्ख चूड़ियाँ एक झटके में उसकी कलाइयों को जख्मी कर गई थी। दामियार, वो दर्द की शिद्दत से चीखी थी। हाँ, दामियार शाह, सिर्फ और सिर्फ दामियार शाह। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी ज़ुबान पर बस एक ही नाम होना चाहिए, दामियार शाह। अगर इस नाम के अलावा तुम्हारे हवासों पर कोई और छाया ना, तो उसे दुनिया से मिटाने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। वो उसकी कलाई पर जोर देते हुए बोला, जब ईज़ा ने दर्द से सुर्ख होती निगाहें उठाकर उसकी तरफ देखा, जबकि वो उसका हाथ पकड़े कांच का छोटा सा टुकड़ा उसकी कलाई से निकालते वहाँ अपने लब रख चुका था। लेकिन उसका ये अंदाज़ ईज़ा को उस वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग सकता। इंसान जैसा खुद होता है ना दामियार शाह, दूसरे को भी वैसा ही समझता है। लेकिन शायद मुझे ज़िंदगी भर आपको ये बात याद दिलाना पड़ेगी कि यहाँ पर बद किरदार आवारा अय्याश आप हैं, मैं नहीं। तो इस हिसाब से मुझ पर ऐसी पाबंदियाँ लगाने से पहले आपको 1000 मरतबा आप सोचना होगा। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। न जाने वो उसे क्या समझ रहा था कि उस पर पाबंदियां लगा रहा था, जबकि उसके इस तरह कहने पर दामियार का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। और तुम क्या हो जाने मन? वो एक झटके से उसके बाजू को छोड़ते उसके चेहरे को अपने हाथ की पकड़ में ले चुका था और उसे अपने करीब भी कर चुका था। बावफा, अमानतदार, बुलंद किरदार, उसने बड़े फ़ख्र से बताया था, जबकि वो जान निसार करने वाले अंदाज में उसे देखने लगा था। इसमें कुछ गलत नहीं था। वो बुलंद किरदार, अमानतदार, बावफा सिर्फ अपने शोहर की थी, इसीलिए तो वो मरता था उस पर। इसीलिए तो तुम्हें दिल में रखा है, कहीं जाने नहीं दिया, वरना तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो इस बदजुबानी पर जुबान खींच लेता। लेकिन तुम हो यहाँ पर मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी ईज़ा, सिर्फ़ और सिर्फ दामियार शाह की ईज़ा। तुम में 1000 खूबियाँ हैं, लेकिन एक खामी भी है। बताऊँ क्या? तुम इतनी वफ़ादार होने के बावजूद भी, अमानतदार होने के बावजूद भी
बुलंद किरदार होने के बावजूद भी एक घटिया, आवारा, बद किरदार, अय्याश इंसान की बीवी हो ना। वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोल रहा था। जब केज़ा को बुरा लगा उसका अपने लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना, उसे शर्मिंदगी हुई थी। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन वो भी तो उस पर बेजा पाबंदियाँ लगा रहा था ना। उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते वो मजीद उसके चेहरे पर झुका, जबकि उसकी अगली कार्रवाई से घबराते वो आंखें बंद कर गई। वो जानती थी अब वो अपने अंदर का सारा गुस्सा उस पर निकालेगा। आंखें खोलो। वो उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा था, लेकिन उसे यूं आंखें बंद किए देख इंतहाई गुस्से से हो रहा। पता नहीं आज इस इंसान को क्या हुआ था। जैसे अजीब सा जुनून सवार था उस पर। शायद वो उसे डरा रहा था कि वो घर से बाहर ना निकले या अपने भाइयों से ना मिले। उसने सहम कर अपनी कातिल निगाहें खोलते उसके जाजिब चेहरे को देखा था, जबकि दामियार की नज़र उस पर ही थी, जो उस वक्त उसके अगले कदम के खौफ से कपकपा रही थी। उसका खौफ मजीद उसे उसका दीवाना बना रहा था। कहते हैं कि अगर ख्वाहिश को मुकम्मल कर लिया जाए तो उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, लेकिन तुम में न जाने कौन सा नशा है कि मैं जब जब तुम्हारे करीब आता हूँ मेरी दीवानगी तुम्हारे लिए बढ़ती चली जाती है। आज तक मैं लाखों औरतों के पास गया हूँ, लेकिन ये सुकून मुझे सिर्फ तुम्हारी कुर्बत में मिलता है। इन चंद माह में जितनी दफ़ा मैं तुम्हारे करीब आया हूँ, मेरी बाकी औरतों के करीब जाने की ख्वाहिश मरती जा रही है। कौन सा जादू चला रही हो तुम? वो उसकी सहमी हिरनी जैसी आंखें देखता जैसे नशे से मदहोश लहजे में बोला था, और उसकी कमर में हाथ डालता वो उसे अपने करीब खींचते बाहों में समेट चुका था। वो कमरे में आई तो शहीर जैसे उसी के इंतज़ार में था। बाबा को दवाई दे आई तुम? उसने सबसे पहले बाबा के बारे में उससे पूछा था। जी जनाब, मैं बाबा को दवाई दे आई हूँ। आपके बाबा अब आराम करें। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई थी। गुड, अब तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया। अब तुम मुझे अच्छे से बर्थडे विश कर सकती हो। वो उसकी तरफ कदम बढ़ाते अचानक उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब कर गया था, जबकि अरूश ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन में बाहें डाली। तो जनाब शहीर साहब को किस तरह की बर्थडे विश चाहिए बताएं मुझे, आपको उसी तरह की बर्थडे विश की जाएगी। वो मुस्कुराते हुए बोली तो शहीर ने उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार मजीद तंग करते हुए उसे अपने करीब किया। मैंने तुम्हें कभी साड़ी पहनी नहीं देखा। मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे लिए साड़ी पहनो, उसने फरमाइशी अंदाज में कहा। शहीर, मुझे तो साड़ी पहनना नहीं आता और ना ही मैंने कभी साड़ी पहनी है, और एक मज़े की बात बताऊँ, मेरे पास साड़ी है भी नहीं, वो हंसते हुए बोली थी। जब शहीर ने बेड के ऊपर पड़े डब्बे की तरफ इशारा किया, वो डब्बा किस चीज़ का था उसे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। क्या वो उसके लिए साड़ी खरीद कर लाया था? शहीर, ये साड़ी है? वो बेयकीनी से पूछने लगी। हाँ, ये साड़ी है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया, और ये तुम आज मेरे लिए पहनोगी। उसका अंदाज़ फरमाइश लिए हुए था। लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, अभी तो बताया आपको। वो मुस्कुराते हुए बोली। कोई बात नहीं, पहननी नहीं आती तो क्या हुआ, सीख तो सकती हो ना। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो यूट्यूब पर एक साड़ी पहनने वाली वीडियो ओपन करते हुए बोला तो अरूज को बहुत हंसी आई। हंसना बंद करो लड़की, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल साड़ी बांधना सीख रहा हूँ। कहाँ से मिलेगा तुम्हें इतना अच्छा हस्बैंड? चलो अब नखरे मत करो, सीख लो मुझसे साड़ी पहनना। वो साड़ी डब्बे से निकाल कर खोलते हुए बोल रहा था, जबकि उसकी उल्टी सीधी हरकतों पर अरूज हंसते हुए उसकी मदद करने लगी थी। साड़ी पहनना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि वो रेडी टू वेयर थी, लेकिन फिर भी उन दोनों ने उसे बांधने में अच्छा खासा वक्त लगा दिया, और इतने सारे वक्त में दोनों के बाजू काफ़ी हद तक थक भी चुके थे। साड़ी पहनकर अरूज काफ़ी खूबसूरत लग रही थी और खुश भी नज़र आ रही थी, जबकि उसे उस खूबसूरती से साड़ी पहने देखकर शहीर ने उसके अपने फ़ोन में कई तस्वीरें बनाई। वो सच में बेहद हसीन लग रही थी। वैसे शहीर को तो वो हर रूप में ही हसीन लगती थी, लेकिन आज वो उसकी पसंद के मुताबिक ढली हुई और ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और फिर जिस अंदाज में वो लहरा कर साड़ी दिखा रही थी, शहीर को उस वक्त और भी उसमें प्यार आया था। शहीर को उस पर और भी प्यार आया था। देखिए ना शहीर, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि मैं साड़ी में इतनी अच्छी लग सकती हूँ, जो कि मैं बाबा को दिखा कर आती हूँ। वो एक्साइटमेंट में बोली, और इससे पहले कि वो बाहर निकलती, शहीर ने उसे कमर से थाम कर दरवाजे के अंदर करते दरवाजे को अंदर से लॉक किया। बेवकूफ़ लड़की, बाबा सो चुके हैं। इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है बाबा को जाके तंग करने की। इस वक्त तुम मुझे तंग करो, मुझे कोई इशू नहीं। जैसे मर्ज़ी लहरा लहरा कर दिखाओ तुम मुझे अपनी साड़ी, मुझे हर तरह से कबूल है। वो मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि बाबा के आराम का सोचकर वो भी अपना प्लान कैंसिल कर चुकी थी। जबकि शहीर की आंखें इस बात की गवाही दे रही थीं कि वो उस साड़ी में कितनी हसीन लग रही थी। तो ठीक है, आप बताएं मुझे मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में, वो उसकी आंखों की ज़ुबान समझते हुए बोली थी।
लेकिन अब वो उसके लबों से इजहार चाहती थी। वैसे मेरी आंखों में देखने के बाद क्या तुम जान नहीं पाई कि मेरी नज़रें तुम पर से हटने का नाम क्यों नहीं ले रही? मेरा दिल चाहता है कि मैं बस तुम्हें देखता रहूं। इस वक्त तुम इतनी हसीन लग रही हो कि सिवाय तुम्हें देखने के और कोई ख्वाहिश मेरे दिल में नहीं जाग रही। वो उसका चेहरा हाथों में था, मैं उसकी आंखों में देखते हुए कहता, उसके माथे पर मोहब्बत भरा बोसा देता, उसे खुद से लगा गया। सर, हमें उस आदमी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है। उसने अपने फ़ोन से किसी दामियार शाह को व्हाट्सएप पर कुछ शेयर किया है। आगे से दामियार शाह का किसी तरह का कोई रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उसने उसे एक वॉइस मैसेज भी भेजा था और दामियार शाह ने वो वॉइस मैसेज सुन भी दिया है। हमने उसके मोबाइल फ़ोन की एक्टिविटी को ट्रेस किया था। वो तस्वीरें तो हम नहीं देख सकते और ना ही वॉइस मैसेज सुन सकते हैं, क्योंकि उन पर प्राइवेसी है। बाकी उसका फ़ोन ऑन हुआ था, बस थोड़ी देर के लिए, और अब उसका फ़ोन फिर से बंद हो चुका है। उसके मोबाइल की एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए हैं, जिसमें इस वक्त अरूज की तस्वीरें थी। वो तस्वीर दामियार शाह के नंबर पर शेयर हुई थी और यकीनन दामियार शाह इन तस्वीरों का किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता था, और वो दामियार शाह से किसी तरह के अच्छे की उम्मीद कर भी नहीं सकते थे। वो तो वैसे भी आजकल उनका दुश्मन बना हुआ था। सर, बहुत ज़रूरी कॉल है ज़बर सर की। वो कह रहे हैं कि अभी के अभी आपकी उनसे बात कराई जाए। उनके सेक्रेटरी मीटिंग के दौरान उसका फ़ोन उसके हवाले करके गई थी, जबकि ज़बर की इंतहाई ज़रूरी कॉल, मतलब परेशानी वाली कोई बात थी। मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को रीज्वाइन करता हूँ, उसने मीटिंग में मौजूद क्लाइंट से कहा, जो उसके चेहरे की परेशानी देखते हुए सिर्फ हाँ में सर हिला गए थे उस वक्त। हाँ बोलो ज़बर, तुम इतने परेशान क्यों? खैरियत तो है ना? कोई मसला है तो मुझे बताओ। तुमने कौन सी ज़रूरी बात करनी थी मुझसे? तुमने कौन सी ज़रूरी बात करनी थी मुझसे? बताओ, मैं अपनी मीटिंग छोड़ कर आया हूँ, वो परेशानी से पूछ रहा था। भाई, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं अभी आपसे बात करने पर मजबूर हो गया। मैं जानता हूँ आप इस वक्त यकीनन बहुत मसरूफ़ थे, लेकिन यहाँ मसला हो गया। वो तस्वीरें जो अरूज की एहसन के पास थीं वो लीक हो चुकी हैं, और वो भी दामियार के पास। वो तस्वीर एहसन ने दामियार के पास पहुँचाई है और उसे कोई वॉइस नोट भी भेजा है। दामियार ने वो वॉइस नोट सुना भी है, लेकिन दामियार ने आगे उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया है। भाई, कहीं दामियार उन तस्वीरों का कोई गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। मेरा मतलब है, जिस तरह से दामियार शाह आजकल हमारे खिलाफ हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। और फिर भाई, ये इज्जत का सवाल है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बस इसीलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। बताएं अब हम क्या करें? दामियार से वो तस्वीरें निकलवाना तो मुश्किल है भाई। मेरा मतलब है कि दामियार तो आजकल वैसे भी हमारे खिलाफ ही चल रहा है। ये ना हो कि वो उन तस्वीरों को मीडिया में देकर हमारे लिए मसला खड़ा कर दे। अगर इस तरह से कुछ हो गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार हो सकते हैं। तुम ठीक कह रहे हो ज़बर, हमें उसके बारे में तहम्मुल से बात करना होगी। मैं दामियार को कॉल करता हूँ। तुम ऐसा करो कि ज़रान और शहीर के कानों से भी बात निकालो, ताकि वो भी हर तरह के हालात को फेस करने के लिए तैयार हैं। हमें किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो फ़ोन बंद करते हुए बोला था। अब उसका इरादा दामियार को कॉल करने का था। उसने देर ना करते हुए दामियार के मोबाइल फ़ोन पर कॉल की, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। शायद वो किसी मीटिंग वगैरह में होगा। यकीनन ये वक्त उसका भी काम का था। उसने कॉल अटेंड नहीं की तो बारिक ने यही सोचकर उसे कुछ देर बाद कॉल करने का फ़ैसला किया था। हाँ, लेकिन वो तस्वीरें दामियार शाह तक पहुंच चुकी थी और इस बात ने उन्हें काफ़ी परेशान भी कर दिया था। बारिक पता नहीं क्यों फ़ोन कर रहा था। अपने ऑफिस से निकलते अब उसका अमारक से मिलने जाने का इरादा था, जब उसे बारिक की कॉल आने लगी। उसने बारिक की कॉल को नज़रअंदाज किया, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था उस वक्त उसकी बातें सुनने का। उसने रास्ते से खूबसूरत फूल लिए थे और साथ में काफ़ी सारी चॉकलेट्स और कैंडीज़ ली थी। ये सब अम्मारा के लिए हरगिज़ नहीं थी। ये सारी अम्मारा, बल्कि वहाँ पर उन मौजूद बच्चों के लिए थी जो अम्मारा के साथ थे। उसने अम्मारा से वादा किया था कि वो हर रोज़ उससे मिलने आया करेगा, और उसने हर रोज़ जाना था उससे मिलने के लिए। उसे वहाँ रहते हुए आज दूसरा दिन था, और आज दूसरे दिन भी वो जा रहा था। वैसे तो उसे रोज़ मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिर भी 10 मिनट की मुलाकात तो हो ही सकती थी। वो उसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत हंसते खेलते देख लेता तो उसे भी सुकून मिल जाता। उसने अस्पताल के अंदर कदम रखा तो उसकी पहली नज़र सामने व्हीलचेयर पर बैठे आदमी पर पड़ी। वो यकीनन उस आदमी को जानता था। उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। हाँ, ये वही आदमी था जो कई साल पहले उनकी हवेली में काम किया करता था। हाँ, तब वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उसे वो पहचान गया था। ये वही आदमी था जो उसके दादा का खास मुलाजिम था। अम्मारा की तरफ जाने की बजाय उसने अपने कदम उस आदमी की तरफ बढ़ाए थे।